Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 25th of April 2022, Monday. Motivation of the day is the standard you walked past is the standard you accept. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Early bird results hint at slowdown for Indian INC. Business Standard has conducted one survey for the financial performance of companies in quarter 4 of financial year 22 यानी जनवरी से लेकर के मार्च 2022 के क्वार्टर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर स्टडी करी है। हम बोल सकते हैं एक सर्वे किया है बिजनेस स्टैंडर्ड ने। एज पर द सर्वे ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड द अर्ली बर्ड result for quarter 4 of financial year 22 hints the slow down in corporate sector growth। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के सर्वे के अकॉर्डिंग क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर में स्लो डाउन की कंडीशन रही क्वार्टर 4 में। तो 81 अर्ली बर्ड कंपनीज को इस सैम्पल में सेलेक्ट किया था बिजनेस स्टैंडर्ड ने, और इन 81 अर्ली बर्ड कंपनीज का जो नेट सेल रहा वो 15.1% रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में 15.9% था। तो 15.1% रहा नेट सेल इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, जबकि क्वार्टर 3 में ये 15.9% था। और एज़ पर द बिजनेस स्टैंडर्ड अगर मैं स्लो डाउन को और डीपली ऑब्जर्व करें तो ये स्लो डाउन जो डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड कंपनीज थी, जो कि जिनका बेसिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट और ग्लोबल मार्केट नहीं था, ऐसी कंपनी जैसे कि बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस, BFSI जो स्पेस है, इन कंपनीज पे जो स्लो डाउन है वो उसका इम्पैक्ट या इन कंपनीज पर स्लो डाउन ज़्यादा देखने को मिला, या इन कंपनीज पर स्लो डाउन का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा रहा इन कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर। और अगर जो 81 अर्ली बर्ड कंपनीज हैं इसमें से IT कंपनीज को हटा दिया, क्योंकि IT कंपनीज की परफॉर्मेंस जब लास्ट ईयर ठीक ठाक रही, अप्रॉक्सीमेट परफॉर्मेंस या एवरेज परफॉर्मेंस रही, तो इफ़ वी रिमूव और एक्सक्लूड द IT सर्विस एक्सपोर्टर्स फ्रॉम दिस सैम्पल, द ओवरऑल और द कंबाइंड नेट सेल वर अप 11.5% year on year basis in comparison to the quarter 3, जबकि it was 12.6%। जो 70 अर्ली बर्ड्स कंपनीज हैं एक्सक्लूडिंग IT सर्विस एक्सपोर्टर, उनके केस में 11.5% का कंबाइंड नेट सेल रहा, जो कि पिछले क्वार्टर से अप्रॉक्सीमेटली 1% कम है। सो ओवरऑल 81 अर्ली बर्ड कंपनीज हैं 2.23 ट्रिलियन का प्रॉफिट या कंबाइंड नेट सेल रजिस्टर किया क्वार्टर 4 में, जो कि पिछले साल 1.94 ट्रिलियन था। तो अगर कंबाइंड नेट सेल की बात करें तो इन 81 अर्ली बर्ड कंपनीज ने 2.23 ट्रिलियन का टारगेट अचीव किया, और नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 43,930 करोड़, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 35 के था। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि IT सर्विस एक्सपोर्टर्स या IT कंपनीज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर मेंटेन रही। तो टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, ऑल दीज कंपनीज अपीयर टू हैव मेंटेन देयर ग्रोथ मोमेंटम। हालांकि नेट सेल पर प्रेशर, प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिल रहा है ये प्रेशर या ये स्लो डाउन। All across the sector, companies are facing the margin pressure. Companies are facing downward pressure into their corporate earnings, on their corporate earnings, because of the increasing operating expenses. Operating expenses बढ़ रहे हैं, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस में इंक्रीज हो रहा है, इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, रॉ मटेरियल, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो और चाहे वो गैस हो। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कंपनीज ऑल अक्रॉस द सेक्टर आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर pressure. So this is the infographics about quarterly net sale and quarterly net profit of surveyed companies. This green line indicates the all firms and this orange or yellow line indicates the IT services. और क्लियरली विजिबल है
कि नेट सेल की अगर हम बात करें तो ऑल फर्म्स और आईटी सर्विसेज दोनों के ही केस में जो ग्राफ है अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही देखने को मिला है। हालांकि अर्निंग्स को अगर हम देखें then IT firms are performing well in comparison to the industry average or surveyed firm. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of business standard DFC cost revision railways to move cabinet soon. If you are regularly following my news analysis, you must be knowing about DFCs. हमने recently DFCs के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने गति शक्ति मिशन या गति शक्ति जो पॉलिसी है, जो स्कीम है, उसका इम्पैक्ट DFCs पर क्या पड़ेगा, इस न्यूज़ को कवर किया था। एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन, एज पर द रीसेंट अपडेट, इंडियन रेलवे इज गोइंग टू यूनियन कैबिनेट फॉर व्हाट? फॉर रिवाइज्ड कॉस्ट estimates of these DFCs. तो रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री ने जो ईस्टर्न और वेस्टर्न DFCs हैं, DFCs स्टैंड्स फॉर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, तो जो ये DFCs हैं इनके कॉस्ट रिवीजन की, जो कॉस्ट एस्टिमेट से जो कॉस्ट एस्टिमेट करी गई थी इनके डेवलपमेंट के लिए, एज पर द रेलवे वो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवाइज इन द कॉस्ट एस्टिमेट, द इंडियन रेलवे इज गोइंग टू यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल। सो इस न्यूज़ को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली DFCs क्या हैं। तो आपको पता होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 351 किलोमीटर का एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनॉग्रेट किया था। दैट वाज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न DFC। बेसिकली DFCs क्या होता है, अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझें तो इट इज़ अ हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर्स, जिनका सीधा पर्पस ये है कि ट्रांसपोर्टेशन को ईज आउट करे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करे, कमोडिटीज़ और गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ईजली ट्रांसपोर्ट हो जाएं। सो DFCs इन्वॉल्व द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। एंड DFC से अगर बात करें तो इसके बेसिकली दो पार्ट हैं, हम कह सकते हैं इट हैज़ 2 आर्म्स। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDFC कहते हैं, और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड DFC। तो 2 आर्म्स हैं इसकी, EDFC एंड WDFCs। EDFC पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल तक जाता है। And EDFC corridor or EDFC route basically has coal mines, thermal power plants and industrial cities. So it starts from Ludhiana in Punjab and ends at Takuni in West Bengal. तो अगर हम EDFCs की बात करें तो EDFCs कवर करता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। And one of the main point here is that World Bank is funding the major projects or majority of the projects of EDFC, Eastern Dedicated Freight Corridor. अगर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर का प्रपोजल है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम दादरी इन उत्तर प्रदेश and it goes to Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai. So it start from Uttar Pradesh and it goes to Mumbai. तो 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक डेवलप होना है इसमें। एंड बेसिकली अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं WDFCs में, सो WDFCs कवर्स द हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड UP। And major projects are being funded by the Japan International Cooperation Agency, जबकि EDFC के वर्ल्ड बैंक फंड कर रहे हैं मेजर प्रोजेक्ट्स और मेजर पार्ट्स, और WDFCs का जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी फंड कर रही है। एंड कनेक्टिंग लिंक फॉर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्म्स विल बी द दादरी एंड खुर्जा। इसके अलावा इन DFCs के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि इन दोनों ही बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सके। अब सिग्निफिकेंट क्या है, एज आई डिस्कस, इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, इट विल रिमूव द डिकंजेशन, इट विल जनरेट द बिजनेस, इट विल इम्प्रूव द
पंचुअलिटी और टाइम गैप जो है वो इम्प्रूव करेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड पॉसिबल होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, डेफिनेटली इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन India. Apart from all these benefits, one of the major advantage of this DFCs or the DFC scheme is to generation of the employment. तो employment generation भी हर इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिर्फ इसी का ही नहीं कि DFCs के केस में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक जो लॉन्ग टर्म एडवांटेज होता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी है दैट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। In short, we call it DFCCIL and it comes under the Ministry of Railway. तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हम कह सकते हैं, एक नोडल एजेंसी भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। तो DFCCIL will plan, develop, deploy all the monetary resources, building, upkeep and other operation related issues of DFC. So this is all about the DFCs. और जैसा कि नाम से या डिस्कशन से, एक्सप्लेनेशन से ही पता चल रहा है कि इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ करंट गवर्नमेंट। और इसी को लेकर के जो कॉस्ट एस्टिमेशन किया गया था रेलवे के अकॉर्डिंग, वो कॉस्ट एस्टिमेशन सफिशिएंट नहीं है। दीज प्रोजेक्ट हैव सीन अ कंबाइंड 54% एस्केलेशन इन द कॉस्ट। 54% ज़्यादा कॉस्ट आ रही एज पर द रेलवे मिनिस्ट्री। और इसी के अप्रूवल के लिए जो रेलवे मिनिस्ट्री है दैट इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट विद द कैबिनेट। 54% इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 गुना हो गया है जो कॉस्ट थी, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी DFCs की। वो 2015 में 81,459 करोड़ का जो रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट था इन 2 फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था। और अभी जो रिवीजन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है 81K की, ये इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली 1.24 ट्रिलियन तक पहुंच गई है as per the report submitted by this nodal agency or special purpose vehicle that is DFCCIL, जिसमें लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है और जो अदर कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। और अगर हम ध्यान से देखें तो सबका रीज़न अगर देखें तो दैट इज़ ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग एनर्जी प्राइसेस एज वेल। तो इन सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से जो DFCs हैं उनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं EDFCs किन किन स्टेट से निकलेंगी, जो WDFCs हैं वो किस किस स्टेट को कवर करेंगे। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। So this is a track record of DFC or this ambitious program. So revised cost है, ये sanction cost है, and this is the cost of other related areas. And the main hurdles in upcoming 10 years, land acquisition is the big hurdle, big challenge for the execution of DFCs. इसके अलावा जो अदर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं लाइक डीले इन अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, डीले इन लोन अप्रूवल, कोविड-19 पैंडमिक, ये अदर चैलेंजेस हैं जो कि रेलवे मिनिस्ट्री को फेस करने पड़ेंगे फॉर एग्जीक्यूशन और फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एम्बिशियस प्रोग्राम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सीतारमन आस्क IMF वर्ल्ड बैंक टू गिव श्रीलंका लो इनकम टैक्स। श्रीलंका में जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है उसने ग्लोबल कम्युनिटीज़ का, कंट्रीज़ का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबका जो अटेंशन है वो ग्रास्प किया है। एंड रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक में कुछ रिकमेंडेशन दी हैं रिलेटेड टू श्रीलंका, जहां पर इंडिया ने ये अपील करी है दैट श्रीलंका को टेम्परेरी
टाइम पीरियड के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए लोअर इनकम कंट्री का स्टेटस दे दिया जाए। अभी क्या स्टेटस है श्रीलंका का? अभी जो स्टेटस है दैट इज करंट स्टेटस ऑफ श्रीलंका इज मिडिल इनकम स्टेटस। तो अभी फिलहाल के लिए करंटली श्रीलंका इज हैविंग द मिडिल इनकम स्टेटस। उसके लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से बोला है कि फॉर टेम्परेरी पीरियड श्रीलंका को लोअर इनकम कंट्री का स्टेटस दे दिया जाए और इसके बाद इसको भी उसी तरह की इमरजेंसी फंडिंग करी जाए जैसे कि यूक्रेन को करी गई है। यूक्रेन में वॉर क्राइसिस है, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो इंडिया का कहना है कि फिलहाल दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो क्राइसिस की सिचुएशन से निकल रही हैं। तो जिस तरह यूक्रेन के लिए एक इमरजेंसी फंडिंग की व्यवस्था करी गई, ग्रांट की व्यवस्था करी गई, वैसा ही सिमिलर ग्रांट और इमरजेंसी फंडिंग श्रीलंका के केस में भी करी जाए, जिससे कि जो इंडिया की जो नेबर कंट्री है दैट will be able to alleviate the country's ongoing financial crisis। तो क्यों इंडिया ये डिमांड कर रहा है? इंडिया इसलिए डिमांड कर रहा है कि जैसे ही श्रीलंका लो इनकम कंट्रीज़ में आएगा तो बहुत सारे जो ग्रांट ऑफ फंड्स और इमरजेंसी फंड्स हैं उनका रास्ता श्रीलंका के लिए ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए श्रीलंका को उन कंट्रीज़ से इक्वल ट्रीट किया जा रहा है जो कि मिडिल इनकम स्ट्राटा में फॉल करते हैं, और ऐसे कंट्रीज़ को ऑन पार्ट ट्रीट किया जाता है नंबर ऑफ़ अदर कंट्रीज़ को। तो उनको कोई स्पेशल एडवांटेज या प्रिविलेज या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अब चूँकि श्रीलंका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, तो उस केस में श्रीलंका को अदर कंट्री से, स्पेशली मिडिल इनकम कंट्री से ऑन पार्ट ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रीलंका एक क्राइसिस की सिचुएशन में है। तो इट्स वेरी एप्ट और पर्टिनेंट दैट IMF, World Bank or other international financial institution should give low income category to Sri Lanka for temporary period of time, जहाँ पर श्रीलंका को कुछ extra benefits, extra advantage, special treatment मिले, and it should not be treated on par with the other countries facing dire emergencies or not facing dire emergencies like this। तो श्रीलंका के केस को IMF और वर्ल्ड बैंक के फोरम में इंडिया ने प्रेजेंट किया, जहाँ पर यूक्रेन से इक्वल किया कि जैसे यूक्रेन डायरेक्ट इमरजेंसी क्राइसिस की सिचुएशन फेस कर रहा है वैसे ही श्रीलंका। और अगर आप यूक्रेन के केस में किसी तरह की इमरजेंसी फंडिंग कर सकते हैं तो दैट शुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ श्रीलंका ऑल्सो, एंड श्रीलंका शुड नॉट बी ट्रीटेड ऑन पार विद द अदर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज। इसके अलावा और अगर इंटरनेशनल न्यूज़ को हम कवर करें इसी सेक्शन में, तो पेज नंबर 6 पर एक और न्यूज़ दी हुई है, दैट इज EU प्लान्स इंडिया ट्रेड डील टू कट रशिया टाइज। तो यूरोपियन यूनियन प्लान्स टू री-लॉन्च ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। तो EU जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, EU की अगर हम बात करें, जो जितने भी यूरोपियन यूनियंस कंट्रीज़ हैं, दे आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग टू रीनेगोशिएट, टू री-लॉन्च द ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। और इसका मेन पर्पस जो है वो यही है कि इंडिया को रशिया का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, जिससे कि इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड टाइज हैं, जो रिलेशन है वो रिड्यूस हो सकें, वो कट डाउन हो सकें, वो कम हो सकें, जिससे कि जो सेंक्शन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, स्पेशली USA और EU जैसे कंट्रीज़ ने किए हैं, उसका इम्पैक्ट रशिया पर पड़े। अब चूँकि रशिया और इंडिया का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप है, तो ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं उन सैंक्शन का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रशिया पर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि रशिया की जो टाइज़ हैं वो इंडिया जैसे और भी सारे कंट्रीज़ हैं, तो वो उनके साथ बिजनेस कर रहा है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ये दोबारा से लॉन्च कर रहा है ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि जो UK के प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया से बोला भी था, वहाँ पर इंडिया मैं आकर ये भी बोला था कि दे आर रेडी टू प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिव टू इंडिया अगेंस्ट द रशियन ऑयल। और इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर discussion, now EU, European Union countries are also planning or attempting to give the South Asian nation a viable alternative to diversify or to diversify away from Russia। तो EU के जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 दिन की विजिट में हैं इंडिया की, और यहाँ पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर एग्री किया जाए कि वो रशिया से अपनी टाइज जो है वो कट डाउन करेगा, रिड्यूस करेगा, और जो रशिया का यूक्रेन इन्वेजन है उसको, उस स्टैंड को कंडेम करेगा इंडिया।
तो जो मेजर इश्यूज हैं ईयू कंट्रीज़ के साथ इंडिया के कौन कौन से, टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर के, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, सोशल मीडिया एंड ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन जो एरियाज़ हैं, इन सारे इश्यूज़ पर ईयू वांट टू रीनेगोशिएट और वांट टू री लॉन्च द ट्रेड टॉक्स विद इंडिया. सो लेट्स सी कैसे इंडिया इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के आगे बढ़ता है या वैसे इस प्रेशर को सर्वाइव करता है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. LIC वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ग्लोबल पीयर्स एम कैप रिटर्न प्रोस्पेक्ट्स. LIC के वैल्यूएशन के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, जहां हमने LIC की एम्बेडेड वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन हो या मार्केट वैल्यूएशन का डिस्कशन हो. जितनी बार न्यूज़ आई है हमने उसको कवर किया है. एज पर द रीसेंट news or the government official, the market valuation of LIC has been pegged at 6 trillion, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार. बट एज पर द government official, this market valuation of LIC is on account of market value of global insurer and growth prospects of LIC, return on embedded value, that is ROEV. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो LIC का मार्केट वैल्यूएशन है वो ग्लोबल इंश्योरर्स की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और जो एम्बेडेड वैल्यूएशन है वो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ LIC रिटर्न, इसके बेसिस पर लिया गया है. इन्वेस्टर्स इन देयर कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट cited that the market cap of Pinch and Insurance, which is around 0.7 times its embedded value. और उसके अकॉर्डिंग जो LIC का वैल्यूएशन किया गया दैट इज एक्चुअली एट प्रीमियम 1.1 टाइम्स ऑफ इट्स एम्बेडेड वैल्यूएशन, दैट इज 5.4 trillion. Considering that India is an under-penetrated insurance market and insurer potential to expand its business is more in comparison to the global insurers. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्लियर कर दिया कि जो इस तरह से जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके केस में एम्बेडेड वैल्यू और मार्केट वैल्यूएशन में जो रिलेशन है उसी के बेसिस पर LIC का भी वैल्यूएशन किया गया है. हालांकि जो जनरल एवरेज है दैट इज़ 0.7, बट इंडिया के केस में और LIC के केस में इट इज़ 1.1. इसका रीज़न क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस जो है वो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है. तो हमारे पास जो इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके पास ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द global insurer companies such as Pinch and Insurance and other insurance companies. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. EV feels the burn, Ola to recall 1441 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स. रिसेंटली हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बर्न आउट के केसेस बहुत ज़्यादा सुने हैं और ये भी न्यूज़ हमने कवर करी थी कि नीति आयोग ने जो बैटरी स्वैपिंग को लेकर के पॉलिसीज़ थी उसको भी लॉन्च कर दिया. दैट इज़ अंडर डेलिब्रेशन मोड. स्टेक होल्डर से ओपिनियन मांगा है उस पर्टिकुलर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर के, और साथ ही साथ EV में जो बर्न आउट के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो आग लग रहे हैं, कई पार्सल से ये न्यूज़ आ रही है कि जो इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ हो रहे हैं दे आर कैचिंग फायर्स बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट इन देयर बैटरीज. तो इसी की वजह से रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा पहली कंपनी हम बोल सकते हैं कि लेटेस्ट अमंग द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और मैन्युफैक्चरर जिसने अभी फ़िलहाल के लिए अपने एक स्पेसिफिक बैच से कुछ मॉडल्स को रिकॉल किया है बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग इशू और ब्लास्ट इशू. तो ओला ने अप्रॉक्सीमेटली 1400 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो रिकॉल किए हैं स्पेसिफिक बैच से और स्पेसिफिक मॉडल से, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट की बहुत स्पेसिफिक बात करें तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने क्लियरली बोला था एक इवेंट में कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, दे शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली. वो उनको रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करना चाहिए अगर वो ये चाहती हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है मार्केट स्पेस है या आगे टाइम में फ्लॉरिश करे. तो दे नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर, और कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कंपनीज को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए. जहां पर ऐसे कोई भी डिफेक्टिव बैचेस अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी ने सेल आउट कर दिए तो कंपनी उनको आइडेंटिफाई करे, कंपनी उनको रिकॉल करे. तो आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉलिंग द डिफेक्टिव बैचेस विदाउट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट ऑर्डर और गाइडलाइंस ऑन दिस. और इसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बाद से हम बोल सकते हैं, इसी पर्टिकुलर
डायरेक्शन के बाद से ओला जो है वो ओला इलेक्ट्रिक पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अपने एक स्पेसिफिक बैच से, स्पेसिफिक मॉडल से अप्रॉक्सीमेटली 1,500 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो रिकॉल किए हैं। तो हो सकता है ओला के इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद से कई सारी अदर कंपनीज में भी हमें रिकॉल देखने को मिले। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एमपीसी पैनल टू गेट अ न्यू फेस। सो आरबीआई की जो रेट सेटिंग पैनल है दैट इज़, और रेट सेटिंग कमेटी है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी बोलते हैं, जो कि पॉलिसी रेट और डिफरेंट बैंक रेट्स को डिसाइड करती है थ्रू डिफरेंट मीटिंग्स। तो एमपीसी इज़ ऑल सेट टू गेट अ न्यू मेंबर। क्यों? क्योंकि एक इंटरनल मेंबर दैट इज मिस्टर मृदुल सागर इज गोइंग टू रिटायर एट द एंड ऑफ दिस मंथ, जो कि आरबीआई ऑफिशियल से हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से पार्टिसिपेट करते थे एमपीसी में। आरबीआई की तरफ से एमपीसी में मेंबर दोज हु माइट बी प्रिपेयरिंग, or those students who are preparing for banking or any financial institution exam, they must be knowing कि एमपीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, 3+3 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट के। इट्स एमपीसी इज़ द 6 मेंबर कमेटी। तो जो मिस्टर मृदुल सागर थे वो आरबीआई के साइड से थे, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, एंड नाउ ही इज़ रिटायरिंग। तो अब उनके प्लेस में एक नया मेंबर एमपीसी में एंटर करेगा, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो एडवाइज़र इंचार्ज मिस्टर राजीव रंजन वो नेक्स्ट मेंबर हो सकते हैं पैनल का। सो एमपीसी may be getting the new face and new updated or fresh view on economic policies or monetary policies. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.